हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो फिर से आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। और हम डे नंबर 29 पे पहुंच चुके हैं। डे नंबर 29 में कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? केमिकल इफेक्ट का सेकेंड लेक्चर। तो इसका हमने फर्स्ट लेक्चर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो उसमें 25 क्वेश्चन करवाए थे और आज मैं आपको 30 क्वेश्चन करवाऊँगा। तो इस चैप्टर में टोटल 55 क्वेश्चन है और ये मोर देन इनफ होती है। तो मास्टरिंग इन एनसीईआरटी का आज लास्ट डे है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आज आपका ये सीरीज कंप्लीट होगा, लेकिन मैं आपको एक अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा लेक्चर प्रोवाइड करूंगा सेल का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें मैं आपको ज़्यादा नहीं 40 से 50 क्वेश्चन ही करवाऊंगा और एक वन शॉट में, मतलब कि डे 30 में करवाने वाला हूँ उसको। तो आपका मतलब 1 से लेकर डे 30 तक देखो, थोड़ा सा एक डिस्कस कर दूँ आपके लिए छोटा सा। तो डे 1 से लेके डे 30 तक आपका इसमें क्या होता है हुआ है आपका A to Z कॉन्सेप्ट, A to Z एनसीईआरटी का हर एक लाइन से क्वेश्चन और PYQ इसके अंदर इंक्लूडेड है। एग्जैक्ट PYQ नहीं, उसके तरह का, ठीक है, उसके टाइप का क्वेश्चन आपके इंक्लूडेड। अगर सब अभी लेक्चर अटेंड करते हो तो आपका PYQ भी सॉल्व हो जाएगा। तो डे 30 में आपका कंप्लीट साइंस से कंप्लीट होता है और इसे डे 30 में है, लेकिन इसमें अगर घंटे अगर गिनो, मिनट गिनो, तो कितने मैक्स आपको इसमें लगेगा 10 घंटा। 10 से 12 घंटा के अंदर में आपका पूरा साइंस से कंप्लीट होता है। अगर इस प्रकार आप स्पीड बढ़ा के से देखते हो तो मैक्सिमम आपको 6 से 7 घंटा लगेगा इसको कंप्लीट करने में। तो अगर आप इतना टाइम में इसमें देते हो तो आपका, मेरी तरफ से पूरी गारंटी है, 100% की गारंटी मैं लेता हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका इस सीरीज से बाहर से नहीं आएगा। चाहे आप AMU के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या JMI के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी भी कंपटीशन के प्रिपेयर कर रहे हो क्लास 9th के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। तो आप यार, आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों से। तो ये चैप्टर में 11th फिजिक्स का लास्ट पोर्शन है ये, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो 25 क्वेश्चन तक हमने ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुका था। कल के डिस्कस 25 किए थे ना, तो आज उससे आगे करते हैं, 26 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 26 क्वेश्चन क्या करा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बताओ इसमें से पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो इसमें से कौन ऐसा, जो आप ABCD में बताओ, कंडक्टर कौन है जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता हो। क्या कॉपर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? हाँ, ये तो गुड कंडक्टर है। सिल्वर भी गुड कंडक्टर है एंड गोल्ड भी गुड कंडक्टर है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि पुअर कंडक्टर बताइए। तो पुअर कंडक्टर आपका रबर। तो ऑप्शन नंबर इसका है B। 27 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से कौन सा लिक्विड है, लिक्विड है ना, कौन सा लिक्विड है जो कि क्या हो, गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो कौन सा लिक्विड है बताइए इसको ज़रा सा भाई। तो ये आपको ऑलरेडी शायद ये क्वेश्चन कल डिस्कस हो चुका है, तो ये आपको होमवर्क है। आप इसे कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो इसे मुझे आप कमेंट करके इसका आंसर बताइए 27 का क्या होगा, ABCD में क्या है। बस इतना करना है। देखो आपको अब क्या करना है, तो आपका ये सीरीज़ कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद मैं आपके लिए PYQ का सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ। जस्ट ये 30 डे के बाद PYQ आना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ के साथ मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपका वन शॉट साइंस का हर एक चैप्टर का एक शॉट है, 1 घंटे के अंदर में एक चैप्टर कंप्लीट कर दूँ पूरा A to Z विथ क्वेश्चन। उसमें मैं आपको क्वेश्चन, क्योंकि देखो यार, सिलेक्शन के लिए क्वेश्चन की ज़रूरत है। अगर आप क्वेश्चन नहीं करते हो तो सिलेक्शन की गारंटी नहीं लो। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता है जब तक आप उसका क्वेश्चन वगैरह नहीं करते हो। MCQ आपको, तो MCQ करने की ज़रूरत है, MCQ चाहिए आपको सिलेक्शन के लिए। तो MCQ में वहाँ पे भी 10 से 10 क्वेश्चन MCQ करवाऊँगा और वन शॉट में A to Z एनसीईआरटी का जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है A to Z आपको, आप उसे ज़रूर देखना, आपको मज़ा आ जाएगा देखने का। बहुत मेहनत से उसकी, मतलब मैंने प्रिपेयर किया उस लेक्चर को। आप बस उसका रिकॉर्ड करना, आपके लिए अपलोड करनी है, इतनी सी बात बची हुई है। मैं बस इस सीरीज़ को कंप्लीट होने के ही वेट में था कि कंप्लीट हो, फिर मैं उसे डाल दूँ ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो, एक दिन में एक ही लेक्चर देखो। और आप, क्योंकि आपको तो भाई साइंस के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह पढ़ने होते हैं ना, और मैथ्स वगैरह पढ़ने होते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, इस सीरीज जैसे आपका कंप्लीट होता है PYQ पे चले जाएं। PYQ अगर आपके बन रहे तो बहुत अच्छी बात, नहीं बन रहे तो आपको क्या करना होता है, NCERT पढ़िए। NCERT पढ़ने के बाद आप PYQ सॉल्व करने से पहले क्या करना है बताइए, मेरा लेक्चर देखना है। उसके बाद क्या करना है बताइए बताइए, तो PYQ करना है। PYQ करने के बाद आपको फिर NCERT पे जाना। अगर गलत हो रहा हो तो, अगर बाकी सब सही है तो 100% आपको तैयारी हो चुकी है। तो 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल यूज फॉर द इलेक्ट्रिकल वायरिंग। इसमें से कौन सा मटेरियल को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए। बताओ, बहुत ही नॉर्मल सा बात है, कौन सा मटेरियल को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए। क्या इलेक्ट्रिकल वायरिंग में आप कॉपर यूज़ करते हो या रबर यूज़ करते हो, क्या यूज़ करते हो, वुड यूज़ करते हो या प्लास्टिक यूज़ करते हो। हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, कॉपर यूज़ करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। देखो, गोल्ड भी यूज़ करते हैं, सिल्वर भी यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा जब भी ऑप्शन आए तो इसको हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इस ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बेस्ट आंसर कौन सा है,
बी है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। 29 क्या कह रहा है, विच पार्ट ऑफ द सर्किट अलाउ करेंट टू पास थ्रू, इसमें से विच पार्ट ऑफ द सर्किट, सर्किट का कौन सा पार्ट होता है जिसमें कि अलाउ करता है करेंट को पास करने के लिए उसके थ्रू, तो कौन सा पार्ट होता है बताओ, क्या प्लास्टिक वायर होता है या स्विच ऑफ, अगर स्विच ऑफ करो तो क्या करंट पास होगा यार, नहीं यार, अगर स्विच ऑफ करते तो लाइट ऑफ हो जाता है, फैन ऑफ हो जाता है, तो नहीं, करंट उसने रोक लिया, करंट पास नहीं होने दे रहा। और इंसुलेटर हम जानते हैं कि बैड कंडक्टर होता है, प्लास्टिक वायर जानते हैं कि बैड कंडक्टर होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो क्वेश्चन वही है, मतलब इंसुलेटर कंडक्टर पे बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा उसको टिल्ट कर दिया है। तो आपका जो कंपटीशन है उसमें भी क्या होता है, क्वेश्चन वही रहता है, कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के रहते हैं, आपने जो पढ़ा वही रहते हैं, उससे बाहर उसमें नहीं, उसको क्योंकि भाई उसकी लिमिट है ना कि उसी टॉपिक से पूछना है, और इतना ही टॉपिक में भी यही पूछना है, ज़्यादा भी कुछ नहीं पूछ सकते हो। तो सारी चीज़ उसकी मतलब ऑलरेडी फिक्स है, लेकिन उसको क्या कर सकता है, उसके अंदर इतना चीज़ अपॉर्चुनिटी हो जाए भाई, अब उससे अब टिल्ट करके पूछो, तो जस्ट लाइक ए टिल्ट टाइप का क्वेश्चन था, और आपको इस पर ध्यान देनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन पे। 30 क्वेश्चन कह रहा है विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बताओ अल्युमिनियम, सिल्वर, आयरन, जिंक में बेस्ट कंडक्टर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट कंडक्टर बताना है कि इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर क्या है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बेस्ट कंडक्टर क्या होता है, सिल्वर होता है ना, इसके अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर बी। 31 का बताइए क्या है कि वाट इज़ द रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वाट इज़ द रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट का क्या रोल है, बताओ इलेक्ट्रोलाइट का क्या, कल ने आपको मैंने आपको कल बताया था ना इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। देखो क्या ये इंसुलेटेड द करेंट है, क्या करेंट को ये रोक देता है, नहीं, इस प्रिवेंट इलेक्ट्रोलाइसिस, इस प्रोड्यूस हीट, ऐसा कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रोलाइट के होने की वजह से आपका वहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करेंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करेंट पास होता है, तो इसका सिंपल सा ऑप्शन हो, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। तो इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है कि वो इलेक्ट्रिक करेंट को फॉलो करने देता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका है बी। 32 क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि द इलेक्ट्रोलाइट इन अ बैटरी इज जनरली, तो अब बैटरी के अंदर का इलेक्ट्रोलाइट पूछा वो कैसा होता है ना, जनरली पूछा कैसा होता है इलेक्ट्रोलाइट बैटरी के अंदर, क्या प्योर वाटर होता है, डिस्टिल वाटर, एसिड, साल्ट सॉल्यूशन। देखो हम जानते हैं कि बैटरी जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, तो अगर वहाँ पे आप प्योर वाटर डाल दोगे तो उसके अंदर तो कोई भी आपका आयंस वगैरह होगा नहीं, तो इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगा, जैसे कट कर दीजिए। क्या डिस्टिल वाटर, हमने कई बार बताया डिस्टिल वाटर बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, तो ये भी नहीं होगा। ऑयल वगैरह में कोई आयंस वगैरह नहीं होते हैं। तो देखो साल्ट सॉल्यूशन है ना, साल्ट का कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग के इसके अंदर क्या होते हैं NaCl, ये ब्रेक हो जाता है Na+Cl- से, ये आपका आयन हो गया, तो मतलब ये आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, तो ऑप्शन नंबर होगा इसका सी, ठीक है। तो आई आपको समझ में आ गया होगा। 33 क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस पॉजिटिव चार्ज आयन मूव टूवर्ड्स, देखो कल मैंने आपको बताया था, लिख के बताया था कि भाई इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज किधर जाते हैं, नेगेटिव चार्ज किधर जाते हैं। आज उस पर क्वेश्चन लेके आ गया हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट हो ना, चाह के भी आप ना भूलो, जो जो यहाँ पे जो क्वेश्चन आने वाले हैं चाह के भी आप ना भूलो, अब चाहोगे मैं भूल जाऊँ फिर भी ना भूलो, इसलिए मैं जो बताता हूँ वो सब क्वेश्चन में लेकर आता हूँ, ठीक है। तो इसमें पूछना सिंपल सा, कल हमने क्या बताया था, एनोड और कैथोड। तो एनोड से क्या बताया था, A4 ऐड फॉर पॉजिटिव चार्ज, मतलब जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। हमने ये भी बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वह कहाँ जाने का कोशिश करेगा, वो जाएगा नेगेटिव चार्ज की तरफ जाने का ट्राई करेगा टूवर्ड्स, और जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ जाने के लिए सोचेगा, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाने के लिए सोचेगा। तो इसमें पूछ रहा है बताओ पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करना चाहेगा, तो पॉजिटिव चार्ज बोले तो क्या, एनोड, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बोले तो एनोड, तो एनोड को तो आप कट कर दो, क्योंकि एनोड की तरफ कभी नहीं जाएगा, तो एनोड किसकी तरफ जाना चाहेगा, कैथोड की तरफ जाना चाहेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। तो एनोड कैथोड की बात थी यहाँ पे, आई होप के समझ में आपको आ गया होगा। 34 कह रहा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, देखो ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोलाइट रिजल्ट इन, बताओ यार एनसीईआरटी क्या है, बताओ। सिंपल सा पूछ रहा है कि कॉपर का डिपोजिशन कहाँ पे होता है, बताओ। डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन द कैथोड, क्या ये होगा, देख सकते हो सकता है। डिपोजिशन ऑफ आयरन ऑन द एनोड,
फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस के अंदर कोई गैस वगैरह नहीं बनेगा, ये सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कल इसको ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में कुछ बताए थे कि इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, कौन ब्रेक होते हैं, मेटल किधर जाता है, नॉन मेटल किधर जाता है, तो उस कॉन्सेप्ट में बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो ये आपका 34 का ऑप्शन नंबर ए। 30 देखो यार, पुराना लेक्चर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले उसे अटेंड कीजिए। और डे 30 मतलब कि 5-6-10 घंटे के अंदर अगर आपका पूरा A to Z सिलेबस कंप्लीट होता हो, वो भी क्वेश्चन बेस्ड पे। हमने थ्योरी तो बहुत पढ़ा है, थ्योरी हर जगह अवेलेबल है, थ्योरी हर जगह अवेलेबल है, हर जगह A to Z आप कहीं भी जाओ थ्योरी 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 मिलेंगे आपको। लेकिन थ्योरी से क्या आपका सिलेक्शन होगा? नहीं, थ्योरी से सिलेक्शन नहीं होता, आपके क्वेश्चन से सिलेक्शन होते हैं। तो आपको ये भी पता होना, थ्योरी तो पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन थ्योरी सबसे पहले पढ़ो आप, थ्योरी पढ़ो अच्छे लेवल से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थ्योरी के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? बच्चे खुद से करते हैं, खुद से करने के बाद क्या होता है कि आप तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन का ही सीरीज लेकर आया हूँ कि चलो भाई रिवीजन करते हैं, किसके थ्रू? क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करते हैं। तो आपको यार अगर वीडियो अच्छा लगता हो, इसे अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए, ठीक है दोस्त। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। द गैस कलेक्ट एट द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कौन सा गैस, जब देखो वाटर, जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के बारे में कल पढ़े थे, वाटर जब ब्रेक डाउन होता है तो कौन कौन सा गैस होता है? इसमें होता है ऑक्सीजन। तो सारा कल डिस्कस कर चुके हैं, उसे कल का लेक्चर जरूर देखो भाई। तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब सब पूछ रहा है, बताओ कैथोड के साइड में कौन सा गैस जाता है? क्या हाइड्रोजन जाता है? देखो नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों को तो पहले ही कट कर दो, इसका तो कोई मसला ही नहीं है इसमें। तो आपका जो कैथोड के साइड होता है वहाँ पे जाता है आपका हाइड्रोजन। तो एनोड के साइड कौन सा जाएगा? ऑक्सीजन। 36 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वाई इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज के अंदर इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों यूज़ होता है? बताओ क्यों यूज़ होता है? क्या उस ऑब्जेक्ट को हैवियर बनाने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ करते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रेक डाउन ऑफ मेटल के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस क्या होता है? बताओ। जैसे कि आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस हो, जैसे आपका एक मेटल है ये, ठीक है, इस मेटल में हम दूसरा मेटल को अगर दूसरा मेटल अगर इसमें पॉलिश कर दूँ तो ये मेरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। सिंपल सा है। इससे भाई ब्रेक डाउन क्यों करें इससे हम? मेटल मैक बेटर क्या उसको, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये सिंपल सा है, उसको इम्प्रूव करने के लिए अपीयरेंस उसका इम्प्रूव करते हैं और प्रिवेंट करते हैं किससे? रस्टिंग से या कोरेजन से। इन सबसे प्रिवेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। तो इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि विच मेटल इज कॉमनली यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कार पार्ट। तो कार पार्ट होता है, कार का पार्ट, उसमें हम कौन सा मेटल को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए? तो बताइए, ज़रा सा सोचिए कौन सा यूज़ करते हैं। क्या कॉपर? उसमें कॉपर आपने देखा है कभी? नहीं, कॉपर नहीं होता है। आयरन, जिंक, ये सब नहीं होता। हम उसमें यूज़ करते हैं क्रोमियम। कौन सा मेटल यूज़ करते हैं? क्रोमियम। तो ऑप्शन नंबर आपका है बी। 38 क्या कह रहा है कि आयरन इज इलेक्ट्रोप्लेटेड विद जिंक टू प्रिवेंट। आयरन को हम इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं किसके साथ? जिंक के साथ। किस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए? क्या उसको मेल्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए? देखो मेल्टिंग कभी भी ऐसा क्वेश्चन है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसका सिंपल सा मकसद होता है कि प्रिवेंट करना कोरेजन एंड रस्टिंग को। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। रस्टिंग आ गया ना, तो ऑप्शन नंबर बी। या कंडक्टिविटी को हम क्यों ही करेंगे? ब्रेक क्यों? ब्रेकिंग वगैरह सब कुछ होता नहीं है। तो आपका सिंपल सा अगर ऐसा क्वेश्चन है क्यों प्रिवेंट करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लीजिए, कोरेजन एंड रस्टिंग। तो ये दोनों चीज़ के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, या साइनिंग के लिए। तीन चीज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों करते हैं? देखो मैं लिख दूँ क्या? तीन चीज़ आपको याद ही होना चाहिए। सबसे पहला देखो, प्रिवेंट करते हैं किससे? प्रिवेंट करते हैं, अरे एक मिनट भाई मेरे, प्रिवेंट करते हैं किससे? रस्टिंग से। एंड कोरेजन। और दूसरा याद कर लो, साइनिंग के लिए। ठीक, तो ये दो चीज़ के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये दो चीज़ आपको पता है, प्रिवेंट करने के लिए रस्टिंग से कोरेजन। तो अब जब भी ऐसा ऑप्शन आपको क्वेश्चन अगर आ जाए तो ऑप्शन आपको क्या सर्च करना? पहले रस्टिंग कहाँ पे लिखा हुआ, कोरेजन कहाँ पे लिखा हुआ, शाइनिंग कहाँ पे लिखा हुआ। इन तीनों में से कोई एक हो तो ऑप्शन डायरेक्ट उसे लगा के आगे बढ़ सकते हो आप। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि विच मेटल इज इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन ब्रास, है ना, ब्रास यूटेंसिल्स में कौन सा मेटल हमको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोप्लेट करने के लिए? कौन सा मेटल यूज़ करते हैं बताओ?
क्या ब्रश और यूटेंसिल वगैरह से में क्या आप कॉपर देखते हो कभी, कभी देखो सिल्वर देखे हो कभी, हाँ कि नहीं देखे हो, हाँ ये देख सकते हैं, टीन देखो कभी नहीं, तो इसमें कौन सा देखो सिल्वर जैसा चमकता है ना, तो आपका सिल्वर यूज़ करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी। गोल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज कॉमनली यूज फॉर, तो गोल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग कॉमनली कहाँ पे यूज होता है, ये कल भी क्वेश्चन इसी टाइप का डिस्कस कर चुके थे, तो कहाँ पे यूज होता है, ज्वेलरी, तो ऑप्शन नंबर इसका है बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक करेंट इन अ लिक्विड इज कैरिड बाय, देखो आप कोई भी लिक्विड है, जैसे ये लिक्विड है इसके अंदर भरा हुआ, अगर ये डिस्टिल वाटर है इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, तो ये अगर मैं इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल दूँ, आयन से डाल दूँ इसके अंदर, देखो सपोज ये आपको येलो करेगा क्या आयन से है, तो अगर इसके अंदर आयन रहेगा तब ये इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेगा, अदरवाइज ये कैरी नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट इज लिक्विड कैरिड बाय, किसके थ्रू कैरी करता है, वो फ्री आयन की वजह से, है ना, अगर उसके अंदर आयन ना हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं करता है। 42 क्या कह रहा है, वाट हैपन, क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास टू द सॉल्यूशन, तो अगर सॉल्यूशन से अगर देखो अगर सॉल्यूशन से कोई भी करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो क्या होगा उस वक्त, क्या होगा बताओ, क्या कोई रिएक्शन है भाई, रिएक्शन तो होगा ही होगा, इवापोरेट नहीं होगा, ये सिंपल सा केमिकल रिएक्शन होगा वहाँ उसके अंदर है, जो सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। 43 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज ए वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब इसमें सॉल्यूशन पूछा है, इसमें से कौन सा वीक है ना, देखो एक होता है कि स्ट्रॉन्ग होता है, एक होता है कंडक्टर है ही, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर एंड एक कंडक्टर, ये सब पूछा, बताओ वीक कंडक्टर कौन सा है इसके अंदर। 43 का वीक कंडक्टर देखो साल्ट जो होता है ये गुड कंडक्टर होता है, विनेगर, लेमन जूस, ये तीनों पे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा रखा आपको, ये तीनों कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, तो ये गुड कंडक्टर होते हैं। बैड कंडक्टर पूछे या वीक कंडक्टर पूछे आपका हो जाएगा शुगर सॉल्यूशन। 44 है, वाट हैपन, क्या होगा व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू द एसिडिक वाटर, जो एसिडिक वाटर से अगर हम देखो पहला था कि सॉल्यूशन सिंपल था, इससे पहले क्या था कि अगर हम पास करें किसी सॉल्यूशन से, तो उसका ऑप्शन नंबर देख लिए, तो आप देखते हैं कि अगर हम क्या होगा जब इलेक्ट्रिक करंट को हम पास करेंगे, देखो एक कंडीशन के तरफ से कुछ वाट हैपन, कोई आपका AMU GMI में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि कुछ कंडीशन दे देता है, उसके बेसिस पे आपको मतलब ऑप्शन दे देता है, आपको जो बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। तो 44 कह रहा है कि क्या होगा जब हम एसिडिफाइड वाटर से किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे, बताओ क्या होगा, क्या होगा बताओ, सोचो पहले खुद से सोचिए, क्या वाटर इवोलेट करेगा, इवापोरेट करेगा, चेंज तो होगा यार, सॉलिड क्यों बन जाएगा, क्या वाटर डायरेक्ट सॉलिड, तो भाई फिर इसकी क्या ज़रूरत होती है हमें, तो डायरेक्ट इसी से बना लेते हैं ना फिर, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस आर फॉर्म्ड, तो ऑप्शन नंबर इसका है ए। 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से कौन सा सॉल्यूशन है जो कि पुअर कंडक्टर है, बताओ यार, इसका अभी भी इससे पहले डिस्कस कर चुके, पुअर कंडक्टर पूछे, वीक कंडक्टर पूछे, ये सब के सब होते हैं शुगर सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि इसका कोई आयन्स वगैरह, इसको ब्रेक अगर कर दिया भी जाए तो इसके अंदर कोई आयन वगैरह नहीं होता है ना, आयन वगैरह इसके अंदर नहीं होता है, इसलिए ये होता है पुअर कंडक्टर, बैड कंडक्टर। व्हाट इज अ करेंट, what a current is passed through a copper sulfate sodium, the color of the solution is, हाँ तो ये भी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इसमें आप स्टार लगा लो। ये पूछा है कि व्हेन अ करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट, जब करंट को पास किया जाए किसके थ्रू, कॉपर सल्फेट के थ्रू, तो क्या होगा, कलर का सॉल्यूशन है, क्या कलर हो जाएगा, तो क्या कलर में कुछ कलर चेंज ही नहीं होगा भाई, चेंज तो कुछ ना कुछ होगा, तो बिकम ब्लैक, ब्लैक नहीं होगा, तो इसमें देखो सिंपल से याद कर लो कैसा होता है, चेंज टू ब्लू कलर, तो ऑप्शन नंबर इसका है बी। इलेक्ट्रोलाइसिस इज यूज्ड फॉर, इलेक्ट्रोलाइसिस क्यों यूज़ करते हैं बताओ, क्या लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, नहीं, प्रोड्यूसिंग साउंड नहीं, ब्रेकडाउन सॉल्यूशन नहीं, ये प्यूरीफाइंग मेटल के लिए भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस को यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन है इसका ए। 48 है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग द मेटल टू बी प्लेटेड इज ऑलवेज, हाँ देखो कल भी इसको थोड़ा सा मैंने आपको डिस्कस किया था कि जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम जब कर रहे होते हैं तो उसमें आता है एनोड एंड अ कैथोड, है ना, एनोड एंड अ कैथोड। अब ये बताओ कि एनोड के साइड मेटल होता है या नॉन मेटल होता है, कैथोड के साइड मेटल होता है या नॉन मेटल होता है, तो कल आपको हम बताए थे कि एनोड के साइड जो होता है वो आपका क्या होता है, नॉन मेटल होता है ना, एनोड के साइड क्या होता है, नॉन मेटल, और कैथोड के साथ आपका क्या होता है, मेटल।
तो इसमें पूछा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दरमियान द मेटल टू बी प्लेटेड, मेटल को हमेशा कहाँ पे प्लेटेड किया जाएगा, तो ऑफकोर्स मेटल को कहाँ पे प्लेटेड किया है, कैथोड पे। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यार कितना बार एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, देखो यार इसका तो बता दो यार। चलो ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ, 49 का आपका होमवर्क है, तो आप मुझे इसका कमेंट करके बताएं कि कौन सा होगा। 50 में देखते हैं, विच फैक्टर अफेक्ट द कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड। तो कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड को कौन सा फैक्टर इसमें से अफेक्ट करता है। क्या टेम्परेचर इफेक्ट करता है, बिल्कुल टेम्परेचर इफेक्ट करेगा, अमाउंट ऑफ डिजोल्व साल्ट है तो करेगा ही करेगा, वोल्टेज भी करेगा, तो ये सारे के सारे करते हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो 51 क्या है कि विच डिवाइस इज यूज फॉर टेस्ट कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, बताइए कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं। एमीटर भी यूज़ करते हैं, गैल्वेनोमीटर भी यूज़ करते हैं, एलईडी बल्ब भी यूज़ करते हैं, ऑल ऑफ द अबव यूज़ करते हैं। एमीटर आपको वोल्टेज मतलब करंट बताता है, गैल्वेनोमीटर से डायरेक्शन बताता है। इसमें आप मतलब सिंपल सा क्या यूज़ करते हैं, मैग्नीट्यूड देखते हैं, इसमें डायरेक्शन देखते हैं, ये तो आपको बताता है हाँ पास हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। 52 क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट। विच प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के लिए कौन से प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होती है। इट मस्ट बी गैस, क्या गैस होगा तो इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, नहीं यार, मस्ट गैस सिर्फ नहीं होना चाहिए। इट शुड बी कंटेन, हाँ आयन उसके पास होना चाहिए, आयन से नहीं होगा ना इलेक्ट्रोलाइट वगैरह कभी नहीं होगा, तो ये तो सही लग रहा है मेरे को। देखो आगे ऑप्शन पढ़ लो, इट शुड बी सॉलिड, नहीं, इट शुड बी इंसुलेटर, नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका है बी। 53 देखिए, विच इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का बेस्ट एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है। डिस्टिल वाटर तो होगा नहीं, तो साल्ट, देखो साल्ट वाटर आपका बेस्ट एग्जाम्पल है। 54 देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू चेक करने के लिए यूज करते हैं वेदर लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आपका लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इसके लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। तो कौन सा, देखो आप जब मिस्त्री वाला आपके घर पे आते हैं तो वो क्या लेकर आता है, टेस्टर लेकर आता है ना, तो देखता है भाई कि पहले वो देखता है इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करता है। तो क्या यूज़ करते हैं हम, टेस्टर यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के सीरीज़ का और मास्टरिंग इन एनसीईआरटी के सीरीज़ का अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के लिए आज ये लास्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आप जरूर बताइए इसका क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ प्लेट विद अनदर मेटल यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो ऑप्शन नंबर बी। तो आज आपका ये सीरीज़ यहाँ पे होता है कंप्लीट। तो एक चैप्टर एक लेक्चर का मैं आपको अपने तरफ से प्रोवाइड करूँगा सेल का, जो कि है 40 से 55 क्वेश्चन उसके अंदर कवर करेंगे, तो वो भी बहुत जल्द आ जाएगा आपके लिए। तो उसे एक बार ज़रूर देख कर जाना एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो क्यों ना उसे हम कंप्लीट ही कर लें भाई। 1 घंटे लगेंगे मैक्सिमम या आधा घंटे लगेंगे, उससे ज़्यादा क्या ही लगेगा। तो 1 घंटे आधे घंटे में 2-3 क्वेश्चन अगर आपके बन जाते हैं तो और क्या चाहिए। तो आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया हुआ है सीरीज कंप्लीट होने मतलब कि पढ़ने में, है ना। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो ऐसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अब आपके लिए आने वाला है इस चैनल पे PYQ आएगा, उसके बाद आएगा वन शॉट, ठीक है। तो इसका नोटिफिकेशन आपको चाहिए होगा ना कब आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बटन को ऑन जरूर कर लेना भाई, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए और जल्द से जल्द आप उसे अटेंड कर सको। तो ये दोनों काम आपको करना है। और अब आपको क्या करना, देखो आपका पूरा लेक्चर हो चुका है कंप्लीट 1 से लेकर 30 डे, मतलब आपको टोटल कितने लेक्चर हो गए हैं इस सीरीज़ में, 30 लेक्चर हो जाएगा टोटल, है ना, 30 लेक्चर टोटल हो जाएगा। और इसमें अगर आवर देखें तो टोटल कितने घंटे लगेंगे, 10 घंटे मिनिमम, एवरेज 10 घंटा लेकर चलते हैं। 10 घंटा में अगर आपका 25 में 25 क्वेश्चन अगर सही होता है, और क्या चाहिए आपको, इससे ज़्यादा कुछ चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं चाहिए कुछ। तो सिंपल सी बात है, आपको करना क्या है अब, देखो थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ आपको अब क्या करना है। तो सीरीज़ कंप्लीट हो गया, आप चाहो तो थोड़ा सा रुक सकते हो, या आप चाहो तो वीडियो बंद करके आप अपना पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं। बस थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। देखो आपको क्या करना क्या है, सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए, बार एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी पहला स्टेप ये करना। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है कि मेरा लेक्चर अटेंड करें। तीसरा काम क्या करना है कि आप PYQ करें। और चौथा काम क्या करना है कि अगर आपने कोई भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से अगर आपने क्लास ले रखा है तो वो आपका टेस्ट ज़रूर लेते होंगे, तो वो टेस्ट आप देना स्टार्ट कर दीजिए। अब आपका टाइम आ गया आपको टेस्ट देना पूरा सीरियस मोड में। तो अगर ये दोनों
आपको ये दोनों काम तो सबसे पहले करना ही करना है। तो अगर आपका PYQ पूरा सॉल्व हो रहा हो, टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हो, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी लेवल पे, आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं, बस उसको कंटिन्यू कर, यानी कि सो नहीं जाना भाई, है ना। तो कंटिन्यू उसको रेगुलर, मतलब जितने दिन बचे, 10 15 20 दिन बचे हुए हैं, तो उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है। तो अगर आपको इन दोनों में कोई भी कन्फ्यूज़न है, अगर PYQ में अगर दिक्कत हो रहा, सॉल्व कर नहीं बन रहे हैं, टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना वो जानिए। अगर आ रहे हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, जैसे तैयारी करना आप करते रहें। अगर नहीं आ रहे हैं अच्छे मार्क्स, PYQ नहीं बन रहे हैं, तो आपको उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको आ जाना फिर NCERT पे आइए, इसे कम से कम 102 बार अच्छे से पढ़िए, फिर मेरा लेक्चर अटेंड कीजिए। हर एक लेक्चर में आपको पता है 50 से 60 क्वेश्चन करवाता हूँ, और इवन कि ये आपको अच्छे से 2 होते 100 क्वेश्चन हो ही जाते हैं। तो इतना क्वेश्चन आप अच्छे से कीजिए, और इसमें अब आपको जब दोबारा देखेंगे आपको क्या करना है, यानी कि आप पहले से ऐसे नहीं देखना, आपको दोबारा जब देखेंगे तो वीडियो, जैसे मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, वीडियो को सबसे पहले आपको पॉज कर देना है, ठीक, पॉज करना है। पॉज करने के बाद पहले खुद से ट्राई कीजिए, आप पहले ऑप्शन ABCD में ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन देखिए, सब चीज़ देखिए, पहले आप खुद एक रफ कॉपी लेकर बैठिए, वहाँ पे ABCD अपना नंबर देखो, मैं अपने क्वेश्चन लाता हूँ ना, उस नंबर वाइज में लिख कर लाता हूँ, इसलिए ताकि बच्चे की आसानी हो। तो नंबर वाइज आप वहाँ पे ABCD लिखिए, आप खुद से ट्राई करना। ABCD लिखने के बाद आप क्वेश्चन सब सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद फिर आपको वीडियो को प्ले कीजिए, वीडियो प्ले करना है। प्ले करने के बाद फिर आप वहाँ पे आप चेक करें कि आपने जो क्वेश्चन ABCD लगाया क्या वो सही है गलत है। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप मतलब कि कंपटीशन के अंदर आ रहे हो आप, तो कंपटीशन के अंदर आ रहे हो तो फिर इसको कंटिन्यूटी करते जाना। अगर गलत है तो उसमें क्या करना है कि फिर से आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, थोड़ा पीछे करके देखो, क्योंकि मैं जैसे इस लेक्चर में भी हमने जो जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, इसका सारा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने आपको पहले वाले लेक्चर में से डिस्कस कर चुके हैं। तो आपका अगर पहला लेक्चर आप देख लिए होंगे तो आपको ये चैप्टर मज़ा आ गया हो पढ़ने, आपको मेरे से भी कम टाइम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें सिंपल सी बात है कि आप अच्छे से बस पढ़ाई कीजिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत की ज़रूरत होती है भाई, किसी भी सिलेक्शन में तो यूँ ही सिलेक्शन नहीं मिलता है। तो अगर आपको PYQ चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए, अच्छे जल्द से जल्द 1 शॉट चाहिए, सब चीज़ चाहिए, तो भाई आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करो यार, है ना। क्या दिक्कत हो यार, शेयर करना है आपको, बस एक लाइक करना है, एक सब्सक्राइब करना है, बस आपका तो इतना ही काम है। बाकी देखो इतने अच्छे सब क्वेश्चन लेकर आता हूँ, सारी चीज़ लेकर आता हूँ, किसके लिए ला रहा हूँ, आपके लिए ला रहा हूँ ना। तो आपका बस मेरे लिए तो इतना सब कर ही सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। बाकी वीडियो आपको कैसा लगता हो, है ना, कैसा लगा ये सीरीज़, मज़ा आया पढ़ने में या नहीं आया, या थोड़ा सा अगर कोई कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। और अब मेरे साथ डायरेक्ट शेयर भी कर सकते हैं। मेरा ID है इंस्टा ID AQUADIR374। आप यहाँ से मुझसे आप कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं मुझसे पूछ के, मैसेज करके, ठीक है कि सर मुझे ये डाउट है सर। आप वहाँ पे अपना स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे, सर मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं है, मुझे सर ये क्वेश्चन, चाहे आपका मैथ्स हो या साइंस हो, मैं दोनों को अच्छे लेवल पे सॉल्व कर सकता हूँ। तो आप मुझसे यहाँ पे डायरेक्ट आप क्वेश्चन शेयर कर सकते हो, सर मुझे ये इसका सॉल्यूशन चाहिए, डिटेल चाहिए, शॉर्ट चाहिए, मतलब जो भी चाहिए आप मुझे वहाँ पे लिख देना, मैं आपको ज़रूर वहाँ पे सॉल्व करके भेज दूँगा, ठीक। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए बस, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए यार, सिलेक्शन लो। और ज़रूर बताना कि आपको जो मैंने जो इतना मतलब ये जो सीरीज़ आपका कंप्लीट हुआ, देखो टोटल आपका इस सीरीज़ में लगभग आपका कितना 13 चैप्टर है ना, तो 13 चैप्टर है, तो 13 चैप्टर में आपको लगभग कितने क्वेश्चन करवा दिए, लगभग आपको 600 में मान लेता हूँ, 600 से 700 क्वेश्चन के करीब मैं आपको करवा रहा हूँ इस सीरीज़ में। अभी 600-700 से अगर मुझे तो पूरा उम्मीद है, मैं उसी टाइप का क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ कि आपका इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो अगर आपका एग्ज़ाम होने के बाद आप मेरे चैनल पर ज़रूर आना, एक बार ज़रूर बताना कि आपको मैं ये सीरीज़ कंप्लीट करवाया हूँ, उससे कितने क्वेश्चन आए हैं, आपके कितने क्वेश्चन बने हैं, कमेंट करके ज़रूर जाना, ताकि ये आगे आने वाले बच्चों के लिए जो कोई अगले साल, उससे अगले साल, मतलब जब इस चीज़ का हमेशा अवेलेबल रहेगा तो उससे भी पता चले हाँ कि जो क्वेश्चन करवा रहे हैं सर ये कुछ फालतू नहीं करवाने हैं, मतलब समझ रहे हो ना, तो भावनाओं को समझो। तो आप ज़रूर कमेंट करना कि सर हाँ इतने क्वेश्चन आए हैं, आपने जो कराया था उसी से आए हैं, और आएगा भाई, आप देख लेना, ना आए तो फिर भी करना कि नहीं आए सर, तो सब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, मोबाइल आपके पास है, आपको क्या करना, बस टाइप कर देना कमेंट में आके। तो आपका एग्ज़ाम कैसा जाता हो, कितने मार्क्स आते हैं, हमें आप ज़रूर देखो एग्ज़ाम के बाद यार, अब हमें ID पे ज़रूर मैसेज करना, ठीक है। और अगर आप जामिया आते हो तो जामिया में मेरे से ज़रूर मिलना, मैं भी जामिया का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, जामिया में मैं भी पढ़ाई करता हूँ। तो आप यहाँ अगर आते हो एग्ज़ाम देने तो मुझसे ज़रूर मिल सकते हो आप, ठीक। तो ये मेरा इंस्टा ID है,
तो आप मुझे इस पर फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, और आपको कोई भी डाउट है ये कीजिए। और एग्ज़ाम के बाद भी आप ज़रूर मेरे से बताएंगे सर मेरे इतने मार्क्स आए, आपने जो कराया सारे क्वेश्चन अच्छे हुए हैं, सारा चीज़ बताएं। और यहाँ जामिया अगर आते हैं तो आप मुझसे मिल भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर बाद में नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। ठीक, अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें बस, ठीक है।